वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र और किडनी का फंक्शन, किस प्रकार से किडनी मूत्र बनाने में सफल होता है, इनके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं। शरीर की उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रेशन कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोशिकाओं में प्रोटीन व एमिनो अम्ल के अपघटन से अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3, उत्पन्न होती है, जो शरीर के लिए अत्यंत विषैली और हानिकारक होती है। इसीलिए इसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने की विधि के आधार पर प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग है अमोनोटैलिक। ये वे जंतु होता है जो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, यानी कि शरीर से बाहर करते हैं। अमोनोटैलिक प्राणी इनको कहते हैं, जो अमोनिया को शरीर से बाहर निकालता है नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में। अमोनिया उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए जलीय जीव ही ऐसा कर पाता है, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, कुछ एनिलिडा जलीय आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और अलवण जलीय जैसे कि मछलियाँ। नेक्स्ट अगर बात किया जाए यूरियोटैलिक, ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, इन्हें यूरियोटैलिक प्राणी कहते हैं। स्थल पर रहने वाले अधिकांश जंतु अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं और यूरिया जल में घुलनशील होने के कारण इसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है, जैसे एनिलिड्स या फिर अस्थित मछलियाँ, जिसको बॉनी फिश भी कहेंगे। उभयचर के अंदर में फ्रॉग आएगा, कुछ छिपकलियाँ भी हो सकता है, क्रोकोडाइल हो सकता है, टॉर्टोइस हो सकता है, और कुछ स्तनधारी जंतु जैसे कि शेर, खरगोश और मनुष्य, ये सब यूरियोटैलिक होता है। यूरियोटैलिक। तीसरे नंबर में आता है यूरिकोटैलिक। तो ऐसे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं, जिन्हें यूरिकोटैलिक जंतु कहेंगे, जैसे कीट, सरीसृप, मरुस्थल आवास में रहने वाले स्तनधारी, ये सब यूरिकोटैलिक एनिमल के अंदर में आता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन में जल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह कम विषैला और जल में अघुलनशील ही होता है। चलिए, अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र, किस प्रकार से मानव में उत्सर्जन तंत्र सफल होता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसमें मुख्य अंग होता है किडनी यानी कि वृक्क, यूटेरस यानी कि मूत्रवाहिनियाँ, यूरिनरी ब्लडर यानी कि मूत्राशय, और यूरेथ्रा यानी कि मूत्रमार्ग। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे किडनी के बारे में, यानी वृक्क के बारे में। मानव में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के पृष्ठभाग यानी कि डोर्सल साइड में कशेरुक दंड यानी कि बैकबोन के दोनों ओर स्थित होते हैं। दायां किडनी, जो राइट किडनी होता है, बाएं किडनी से कुछ आगे स्थित होता है। दोनों वृक्क एक महीन पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर गुहा की पृष्ठ भित्ति से जुड़ा होता है। दोनों वृक्क एक महीन पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर गुहा की पृष्ठ भित्ति से जुड़े रहते हैं। वृक्क का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। मानव के वृक्क मेटानेफ्रिक प्रकार का होता है, मेटानेफ्रिक। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो मानव के वृक्क गहरे लाल रंग के तथा सेम के यानी कि बीम के शेप जैसी आकृति होती है। इसका बाहरी तल यानी कि कॉन्वेक्स तथा भीतरी तल कॉन्केव होता है। अवतल तल की ओर गड्ढे जैसी एक संरचना होती है, जिसे वृक्क नाभि या फिर हाइलम कहते हैं। वृक्क धमनी
जिनको रेनाल वेंस भी कहेंगे, और लसिका वाहिनी जिसको लिम्फ डक्ट भी कहेंगे, तथा मूत्र वाहिनी वृक्क की इस भाग से जुड़ी होती है। नेक्स्ट, मूत्र वाहिनियाँ यानी कि यूरेटर। तो प्रत्येक वृक्क की नाभि से मोटी पेशीय भित्ति की एक लंबी संकरी नलिका निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी का वृक्क में स्थित प्रारंभिक भाग चौड़ा और कीपनुमा होता है जिसे वृक्क श्रेणी यानी कि पेल्विस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे मूत्राशय के बारे में यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। यह थैली के समान एक पेशीय संरचना है जिसमें मूत्र का अस्थायी रूप से संग्रह किया जाता है। इसकी भित्ति में 3 परत पाई जाती है। बाह्य स्तर, यह पेरिटोनियम से बना सिरोसा अस्तर होता है। पेरिटोनियम से बना सिरोसा अस्तर होता है। मध्य स्तर, यह आरेखित पेशीय यानी कि स्मूथ मसल्स का बना स्तर है। और आंतरिक स्तर, यह श्लेष्मिक स्तर होता है। मूत्राशय में 700 से लेकर के 800 मिलीलीटर मूत्राशय का संग्रह किया जा सकता है। नेक्स्ट, मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा। मूत्राशय की ग्रीवा से एक पतली नलिका निकलती है जिसे मूत्रमार्ग यानी कि यूरेथ्रा कहते हैं। मूत्रमार्ग द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। मूत्रमार्ग पर अवरोधनी पेशी उपस्थित होती है जो सामान्यतः मूत्रमार्ग को कसकर बंद रखती है। मूत्र त्याग के समय यह अवरोधनी शिथिल रिलैक्स हो जाती है जिससे मूत्र आसानी से बाहर निकलता है। अब हम लोग स्टडी करेंगे वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में। प्रत्येक वृक्क चारों तरफ से एक डंग मतलब तंतुमय संयोजी उत्तक से बना रहता है जिसे वृक्क संपुट कहते हैं यानी कि रेनल कैप्सूल। वृक्क 2 भागों में विभेदित होती है, पहला कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। अगर कॉर्टेक्स के बारे में बात किया जाए जिसको हिंदी से वलकूट बोलेंगे, यह गहरे लाल रंग का वृक्क का बाहरी भाग होता है। इस भाग में मैलपिगी कार्य और समिस्त कुंडलित नलिका यानी कि पीसीटी व दूरस्थ कुंडलित यानी कि डीसीटी नलिकाएं पाई जाती हैं। मैलपिगी कार्य की अधिकता के कारण ये भाग कनिकामय दिखाई देती है। कॉर्टेक्स भाग के कुछ संकरे उभार मध्यांश के बाहरी भाग में धंसे रहते हैं जिन्हें बर्टिनी या बर्तिनी के स्तंभ यानी कि रेनाल कॉलम्ब कहते हैं। अब अगर बात किया जाए मेडुला के बारे में तो यह वृक्क की भीतरी भाग है और इस भाग में वृक्क नलिकाओं यानी कि रेनाल ट्यूब्स के और हेनले का लूप तथा संग्रह नलिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं भाग में यानी कि मेडुला में ही न्यूरॉन्स पाया जाता है। न्यूरॉन्स नहीं, नेफ्रॉन। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो माध्यांश के बाहरी भाग में धंसे वर्तनी के स्तंभ यानी कि रेनाल कॉलम्ब के कारण मध्यांश में शंक्वाकार उभार दिखाई देते हैं जिसे पिरामिड कहते हैं और इन पिरामिड एक प्लायनुमा गुहा में स्थित होता है जिसे कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स संयुक्त होकर पेल्विस में खुलता है जो कि पाकार होता है। पेल्विस मूत्र वाहिनी में खुलता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए मानव वृक्क नलिकाएं या फिर नेफ्रॉन के बारे में तो वृक्क नलिकाएं वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जिनको नेफ्रॉन भी कहेंगे। मनुष्य वृक्क में लगभग 10 से 15 लाख महीन लंबी और कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। ये नलिकाएं रक्त को छानकर
नाइट्रोजनी अपशिष्ट को अलग करती है, जिसे यूरिन यानी कि मूत्र बनता है। प्रत्येक वृक्क नलिकाएं का भाग निम्नलिखित है, जो कि हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला है मैलपीघी कार्य। नेक्स्ट है समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद है हैनलेज लूप। नेक्स्ट डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका। 5वें नंबर में है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स यानी कि संग्रह नलिकाएं। और उसके बाद वेशा रेक्टा यानी कि वाशा रेक्टा। तो सबको एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन का पहला भाग है मैलपीघी कार्य यानी कि मैलपीघियन बॉडी। तो प्रत्येक वृक्क नलिका यानी कि रेनाल ट्यूब का अग्रभाग मैलपीघियन बॉडी कहलाता है, जो 2 भागों से बनता है, वोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस यानी कि कोशिका गुच्छ। अगर वोमन कैप्सूल के बारे में बात किया जाए तो यह एक नेफ्रॉन की प्याले नुमा संरचना होती है, जिसमें ग्लोमेरुलस धंसा रहता है। वोमन कैप्सूल की भित्ति महीन द्विस्तरीय स्तर तथा सल की उपकला की बनी होती है। इसकी भित्ति में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पदाणु या फिर पोडोसाइट्स कहते हैं। पोडोसाइट्स के प्रवर्ध एवं रुधिर कोशिकाओं की भित्तियां मिलकर महीन ग्लोमेरुलस झिल्ली यानी कि ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। और इस कला में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाई जाती हैं, जिसके कारण यह कला अधिक परागमयी होती है। चलिए बी नंबर, जैसे कि ग्लोमेरुलस के बारे में, कोशिका गुच्छ के बारे में। तो वोमन कैप्सूल की गुहा में वृक्क धमनी यानी कि रेनाल आर्टरीज और अभिवाही धमनिका यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स 50 शाखाओं में विभक्त होकर कोशिकाओं का गुच्छ बनाती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। रेनाल आर्टरीज और एफरेंट आर्ट्रियोल्स कोशिका गुच्छ में रुधिर लाती है यानी कि ब्लड लाती है, और एफरेंट आर्ट्रियोल्स रुधिर बाहर ले जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स पीसीटी यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका के बारे में। ग्लोमेरुलस की ग्रीवा से पीछे लंबी मोटी व कुंडलित नलिका निकलती है और यह घनाकार उपकला से ढकी रहती है तथा इसके आंतरिक किनारे पर अनेक सूक्ष्माकुर ब्रूस बंडर यानी कि ब्रश बॉर्डर बनते हैं। इस भाग में कोशिका गुच्छ निस्यंद यानी कि फिल्टर का 2/3 भाग पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट है हैनले लूप, हैनले का लूप। यह वृक्क नलिका यू आकृति नलिका है। यह 2 भुजाओं से विभेदित रहती है, पहला अवरोही भुजा और दूसरा आरोही भुजा यानी कि असेंडिंग लिम्फ और डिसेंडिंग लिम्फ और असेंडिंग लिम्फ। अवरोही को डिसेंडिंग बोलेंगे और आरोही को असेंडिंग बोलेंगे। अवरोही भुजा सल की उपकला द्वारा स्तरित रहती है और आरोही भुजा घनाकार उपकला द्वारा बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट है दूरस्थ कुंडलित नलिका यानी कि डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स डीसीटी के बारे में। तो हैनले लूप की आरोही भुजा दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है। डीसीटी वृक्क के वलकुट भाग में स्थित होती है। डीसीटी घनाकार उपकला द्वारा बनी रहती है, लेकिन इसमें पीसीटी की तरह सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है संग्रह नलिका यानी कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कई वृक्क नलिकाओं की दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं संग्रह नलिका में खुलती है, कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में खुलती है,
और प्रत्येक वृक्क नलिकाओं में बना मूत्र संग्रह नलिका में आ जाता है। बहुत सारी संग्रह नलिकाएं मिलकर एक प्रमुख संग्रह नलिका का निर्माण करती है, जिसे वेलिनाई की वाहिनी डक्ट ऑफ वेलिनाई कहते हैं, जिसे वेलिनाई की वाहिनियाँ वृक्क श्रोणि में खुलती है, पेल्विस में खुलती है। अगला पॉइंट है वासा रेक्टा। तो ग्लोमेरुलस से निकलने वाली अपवाही धमनिका एफरेंट एट आर्टियोल्स वृक्क नलिका यानी कि रेनल ट्यूब के चारों ओर कोशिकाओं का एक जाल बनाती है, जिसे परिनालिका जाल कहते हैं। और ये परिनालिका जाल की सूक्ष्म कोशिकाएं हैनले के लूप के चारों ओर यू की संरचना बनाती है, जिसे वासा रेक्टा कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि मूत्र बनाने की क्रियाविधि, किस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो शरीर के सभी कोशिकाओं में उपापचयी क्रिया द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे अमोनिया बनाती है, जिनको रुधिर के द्वारा यकृत में पहुंचा दिया जाता है। यकृत में यूरिया साइकिल के माध्यम से अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और फिर इनको रुधिर के माध्यम से यकृत सिरे द्वारा पश्य महाशिरा में डाल दिया जाता है। पश्य महाशिरा से यूरिया को वृक्क में पहुंचा देती है। वृक्क में इसको रुधिर से पृथक किया जाता है और मूत्र का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले परानिस्यंदन, उसके बाद वर्णात्मक पुनर्शोषण यानी कि रीअब्जॉर्प्शन, और उसके बाद होता है सेक्रेशन यानी कि श्रावण। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग को एक्सक्रेशन सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।